Dear students, why essay is the most decisive paper in civil service? कोई बता सकता है डिसाइसिव क्यों है? जो स्टूडेंट 11 पेपर्स पास कर सकता है तो ऐसे में ऐसी क्या बात है कि वो फेल हो जाता है? हाँ, टेक्निकल राइटिंग, ओके, फाइन. ओके, एनीवन? क्रिटिकल थिंकिंग, ओके. लैक ऑफ एनालिसिस, राइट? एनी मोर? टाइम मैनेजमेंट, चले ठीक है, ओके. एनीथिंग एल्स? लैक ऑफ क्लैरिटी, कोहेजन, अच्छा. जी, एनीथिंग एल्स? जी, फैक्ट बेस्ड नॉलेज, ओके, ठीक है. चलो, ये एक बड़ा पर्टिनेंट पॉइंट उन्होंने बताया है, इस पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. फैक्ट बेस्ड नॉलेज, राइट? और एनीथिंग एल्स? इंग्लिश लैंग्वेज. अभी है ना एक सबसे बेहतरीन पॉइंट, इसमें मैं आपसे सवाल करूंगा. हाँ, ग्रामर कंपोजिशन लैंग्वेज में आ गया वो. दैट्स बीन इनकॉर्पोरेटेड इन लैंग्वेज. डियर स्टूडेंट्स, ये जितने भी आपने अभी पॉइंट्स रेस किए, दे आर पर्टिनेंट, इसमें कोई शक नहीं है कि यही वजूहत है. लेकिन लेकिन ये जो जितने भी वजूहत आपने बताए हैं, ये सेकेंडरी है, एक्सेप्ट दिस वन, आई वुड से. सेकेंडरी वजूहत है. सबसे जो बेसिक वजह है, आप सब यूनिवर्सिटियों से पढ़े हो, आप लोगों को पता होगा, इस बात का आप जवाब भी दे सकेंगे. सबसे जो बेसिक वजह है जिसमें हम इंग्लिश ऐसे या प्रसी राइटिंग में हम फ्लंग हो जाते हैं, वो ये कि क्रिएटिव राइटिंग स्टूडेंट नहीं कर सकते. उसमें क्रिएटिविटी नहीं होती. वो इस वजह से कि उसमें क्रिएटिविटी नहीं होती, वो सहारा लेता है फैक्ट बेस्ड नॉलेज की, सहारा लेता है वो कोटेशंस की. जितनी ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग पे जो है ना, वो हम डेटा दे तो हम पास हो जाएंगे. कश्मीर इशू पे हम जितने रेजोल्यूशंस का जिक्र करेंगे हम पास हो जाएंगे. हम एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जब ऐसे लिखेंगे तो इसमें जितना डेटा आपके पास होगा तो आप उसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे तो पास हो जाएंगे. लेकिन एक चीज मिस करते हैं हम, वो ये है कि हम क्रिएटिवली उसको प्रेजेंट नहीं कर सकते, क्रिएटिव राइटिंग नहीं कर सकते उस चीज को. इसकी वजह क्या है? आप सब लोग जो है ना वो बड़े अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़े हो. जब हमें यूनिवर्सिटी में कोई रिसर्च प्रोजेक्ट दिया जाता है या कोई असाइनमेंट दी जाती है हमें, तो उसका हम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं? उसको कॉपी पेस्ट करते हैं कि नहीं करते? हम उस चीज पे खुद लिखने से कासिर होते हैं, इस वजह से हम सहारा लेते हैं कंप्यूटर का, वेबसाइट्स पे जाते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने बातें की, इसमें कोई शक नहीं है. इंग्लिश ऐसे जो है, सबसे पहले इसकी फिलॉसफी समझे कि क्या है. जो वर्ड ऐसे है, इसका मतलब क्या है? टू अटेम्प्ट समथिंग, किसी चीज को अटेम्प्ट करना, किसी भी टॉपिक को अटेम्प्ट करना. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ऐसे की जहां तक बात है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज ग्लोबल वार्मिंग, फैक्ट और फिक्शन. फॉर एग्जाम्पल दिस इज
और टॉपिक जो कि आपको दिया जाता है। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो ग्लोबल वार्मिंग फैक्ट और फिक्शन है, इस पे आपके पास डेटा की किसी को कमी नहीं होती। आपके पास इसके फैक्ट के हक में भी आपके पास बहुत सारा मटेरियल होगा, स्टैटिस्टिकल फिगर्स होंगे, आपके पास फैक्ट्स होंगे, एवरीथिंग व्हाटएवर यू से। फिक्शन में भी आप इस पे डिबेट कर सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्या चीज है, किन वजूहात से होती है, किस इसके इम्पैक्ट्स क्या है, इसके कॉन्सिक्वेंस, एवरीथिंग यू नो। लेकिन स्टूडेंट वही पास होगा जो उन सारी चीजों को एनालाइज करके उस पर अपना एक ओपिनियन बना लेता है कि क्या ये ग्लोबल वार्मिंग मेरी पर्सनालिटी, मेरी शख्सियत के मुताबिक फैक्ट है कि नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुख्तलिफ चीज़ों से, मुख्तलिफ जगहों से आप कोटेशंस इकट्ठा करेंगे, फैक्ट एंड फिगर्स डालेंगे तो आप ऐसे में कामयाब होंगे। नो, आपने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जितनी भी नॉलेज गेन की है, उस नॉलेज को अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बना के अपनी एनालिसिस करके इस पे एक कंक्लूजन आप लाएंगे तो आप पास होंगे। ये एक ऐसी की डेफिनेशन की बात हो गई कि ऐसे इज बेसिकली एन अटेम्प्ट, एक एनालिसिस बेस्ड अटेम्प्ट होती है जो कि आप खुद क्या सोचते हो इस टॉपिक के बारे में, एक लेमैन क्या सोचता है, ये ऐसे होता है। अगर आप फ्लावरी अंग्रेजी उसमें डालेंगे, अगर आप मुख्तलिफ जगहों से पैराग्राफ्स कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करेंगे, या बहुत सख्त अल्फाज या जो वोकेबलरी होती है फ्लावरी या बम्बास्टिक लैंग्वेज जिसको कहते हैं, अगर वो आप इस्तेमाल करेंगे, उससे आपका ऐसे पास नहीं होने वाला। जब तक आप सिंपल अंग्रेजी में उसको अपनी पर्सनैलिटी से डिस्क्राइब नहीं करेंगे, आपका ऐसे जो है ये पास नहीं हो सकता। आप सिर्फ और सिर्फ एक यूजलेस, एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज कर रहे होंगे। अब आते हैं मेन इंग्रेडिएंट्स की तरफ कि ऐसे जो है ना वो किन मेन इंग्रेडिएंट्स का वो है, जिसमें से एक इंग्रेडिएंट जो है भाई ने हमें बताया है इंग्लिश लैंग्वेज। बात करते हैं इन चीज़ों पे। अभी आप जो है ना वो नोट करें ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें हमने बताई हैं, इसको एक एक करके हम बाद में डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे जो है ये मेनली तीन चीजों का मजमुआ है। कोई बता सकता है कि क्या क्या है ऐसे? जब हम ऐसे को देखते हैं तो क्या चीजें हमारी जहन में होती है? दैट इज स्ट्रक्चर। वो आप स्ट्रक्चर बता रहे हैं। इंग्रेडिएंट्स क्या है ऐसे के? जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज आपका ठीक होना चाहिए। लेट्स सपोज नंबर 1, लैंग्वेज, जिसपे हम आगे बात करते हैं, ठीक है। नंबर 1 इज इंग्लिश लैंग्वेज। इसका मतलब क्या है ये मैं आपको समझाता हूं। नंबर 2, कंटेंट, यानी नॉलेज। नॉलेज आपके पास कोई भी, अगर आपके पास टॉपिक आएगा तो आपके पास नॉलेज तो होना चाहिए उस चीज का। नो, सेकेंड थिंग इज नॉलेज। नंबर 3 कोई बता सकता है? वो तो हमने करना ही करना है। इंग्रेडिएंट, स्ट्रक्चर ऑफ दी एसे। एक सवाल, कोई टॉपिक आपको दिया जाता है और आपको कहते हैं ये सवाल हल करें, तो सवाल हल करने का मतलब यह है कि ऐसे नहीं है, इसको किसी और तरीके से आप हल करेंगे। लेकिन जब आपको कहे कि इस टॉपिक पर आप ऐसे लिखें, तो उस ऐसे का एक डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है जिसको आपने फॉलो करना है, जिसमें से भी आपने बताया कि इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ, कंक्लूजन। फिर इंट्रोडक्शन में जो है ना वो आप स्टार्ट कैसे लेंगे, आप कैसे जो है ना वो एक फ्लो में जाएंगे, कोहेशन, आपकी कोहेरेंस क्या होनी चाहिए, आपका थीसिस स्टेटमेंट क्या है, दैट ऑल इज बीइंग इनकॉर्पोरेटेड इनटू वन सिंगल थिंग दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑफ दी एसे। ठीक हो गया जी? स्ट्रक्चर। अभी डियर स्टूडेंट्स, अगर
आप में से किसी ने एकेडमीज़ में, जो कि मुख्तलिफ एकेडमीज़ होती है, उसमें पढ़ाइयाँ होती हैं, अगर आप लोगों में से कोई किसी ने अटेंड की हो, किसी ने अटेंड की है? नोबडी? गुड। उसमें सबसे ज़्यादा जो फोकस किया जाता है वो स्ट्रक्चर पे किया जाता है। आपको टीचर्स बताएंगे कि आपने जो है ना वो स्ट्रक्चर ऐसे करना है कि अगर आपने इंट्रोडक्शन 300 वर्ड्स का लिखा और कंक्लूजन अगर आपने 250 वर्ड्स का लिखा है तो बस आप फेल। आपने एक पैराग्राफ 150 वर्ड्स का लिखा है, सेकंड पैराग्राफ आपने 100 अल्फाज का लिखा है, तीसरा आपने 50 का लिखा है, तो बस आप फेल हो गए। दैट्स नॉट ट्रू। हकीकत क्या बात है? चलें जो है ना वो हम इस पे बात करते हैं कि एसए के जो पेपर्स होते हैं, स्पेशली सीएसएस के, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पीएमएस फॉर नाउ, चेक कौन करता है? प्रोफेसर्स, और ज्यादातर वो लोग कि जिनका जो कि लिटरेचर से मुंसलिक होते हैं, अदबी लोग होते हैं, या तो वो शुरा होते हैं या पुराने जनरल ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वही आपका एसे का पेपर चेक करते हैं। अब आप बताएं कि अगर आप उसमें साइंटिफिक चीजें ज्यादा लिखेंगे और आर्ट्स एंड फनून लतीफ़ा जो है उसका जिक्र आप कम करेंगे तो क्या आप पास होंगे? अगर आप ज्यादा फैक्ट्स एंड फिगर्स डालेंगे। रजा आबिदी साहब जो हैं वो सीएसएस के बहुत अरसे दराज तक वो चेक कर रहे हैं। वो कहते हैं मैं जब स्टूडेंट से जब हम मांगते हैं कि इस टॉपिक पर आप लिखे, उस ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स एंड फिगर उसमें जो है ना इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं मैंने आपसे फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं मांगे, मैंने आपसे ये मांगा है कि इस टॉपिक के बारे में आपकी जनरल ऑब्जर्वेशन क्या है। इसकी मैं एग्जांपल आपको कैसे देता हूं। कश्मीर इशू, ठीक है, या फॉर एग्जांपल अरब इसराइल कॉन्फ्लिक्ट को आप ले लें। लेट्स सपोज अब अरब इसराइल कॉन्फ्लिक्ट आपका करंट अफेयर में भी आता है कि नहीं आता? आता है। कश्मीर इशू आपका करंट अफेयर में भी आता है। यही अरब इसराइल कॉन्फ्लिक्ट आपका इंटरनेशनल रिलेशन का भी एक टॉपिक है। यही अरब इसराइल आपका यूएस हिस्ट्री का भी एक टॉपिक है, ठीक है। और यही अरब इसराइल और कश्मीर आपको ऐसे में भी बताते हैं कि इस पे आप ऐसे लिखें। डिफरेंस क्या है फिर? जब चारों पेपर्स में आपसे मांगा जाता है तो फिर ऐसे में डिफरेंस क्या है? क्यों आपसे मांगा जाता है? क्योंकि वो चाहता है कि आप अपनी ओपिनियनेटेड इस पे डिबेट करें कि आपकी पर्सनैलिटी इसके बारे में क्या सोच रही है। दैट इज बेसिकली ऐसे। अब आते हैं हम एक बात पे, लैंग्वेज की जो है ना वो हम बात करते हैं। सबसे पहले लैंग्वेज, व्हाट इज लैंग्वेज? एक्सप्रेशन या अंदाज़े बयां। इकबाल का शेर है ना, कहा अंदाज़े बयां गर्चे मेरा, अंदाज़े बयां एक्सप्रेस कैसे करते हैं। अब आप बताएं कि कश्मीर इशू जब आप लिखेंगे, आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज भी है, सब कुछ है, लेकिन अगर आप उसको एज अ पाकिस्तानी या एज अ मुस्लिम फॉर एग्जाम्पल नहीं सोचेंगे तो उस चीज़ में वो डिबेटिंग वाला आंसर नहीं आता। मैं आप ये नहीं करूँ कि आप उसमें जो है ना वो इमोशनल हो के जो है ना वो जज्बाती तकरीरें करें। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। उसमें आपकी इमोशनल अटैचमेंट एज अ पाकिस्तानी होती है कि नहीं होती? लेकिन जब आपसे कोई स्कॉलरली बेस और नॉलेज बेस उसमें स्टडी मांगते हैं तो उसमें आप करंट अफेयर्स में आप अपनी नॉलेज जितने भी आपको रेजोल्यूशन पता है, सारी चीज़ें पता है, यू इनकॉर्पोरेट दैट थिंग। सबसे पहले अंदाज़े बयां, इंग्लिश एसे का जो है वो 11 पेपर्स जो बाकी है उससे मुख्तलिफ होता है। कोई बता सकता है कि इंग्लिश का जो एक्सप्रेशन है वो कैसे मुख्तलिफ होता है? वाई? अपना ओपिनियन देते हैं, ठीक है, और अपना ओपिनियन कहां पर दिया जाता है? कॉलम्स में, आर्टिकल्स में, शॉर्ट स्टोरीज में, नॉवेल्स में, शायरी में। ये किस चीज का मजमुआ है?
लिटरेरी पीस ऑफ राइटिंग के मजमुआत हैं। तो सबसे पहले याद रखे कि ऐसे में जो लैंग्वेज यूज होती है, मैं ये नहीं कह रहा कि जिसकी अगर कोई किसी की अदबी लैंग्वेज कमजोर है तो वो फेल होगा, इट्स नॉट लाइक दैट। लेकिन अगर लिटरेरी एक्सप्रेशन किसी का मजबूत है तो वो अंग्रेजी ऐसे में अच्छे मार्क्स हासिल करेगा। नाउ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन से आप याद रखें कि ये आपका लिटरेरी होना चाहिए। व्हाट इज लिटरेरी एक्सप्रेशन? किसी का लिटरेचर का बैकग्राउंड है? एनीवन? नहीं है। वो एक्सप्रेशन कि जो रीडर्स को अपनी तरफ माइल करे, मदऊ करे। मैं एग्जाम्पल आपको देता हूं। गिव मी दिस डायरी फॉर अ बिट, आप भी दो। मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, सच आपने बात बतानी है। अखबार जो है, न्यूज़पेपर, कितने पेजेस पर कंप्राइज होता है? 12-13। और एक नॉवेल जो होता है वो कितने पेजेस का होता है? मे बी 1000 पेजेस, बट नॉर्मली 300 to 400 वर्ड्स। नाउ लेट्स सपोज किसी ने आज तक अखबार को फर्स्ट वर्ड से लेके आखिरी वर्ड तक पढ़ा है? क्यों? हाँ, इररिलेवेंट है। इंटरेस्ट की बात होती है, ह्यूमन साइकी है कि उसको जब तक ग्रैब नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, उसी अखबार में कोई ऐसा कॉलम है, कोई ऐसा आर्टिकल है कि जिसने आपको ग्रैब कर लिया, वो आप आखिर तक पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? वाई? क्योंकि वो आपके साथ, आपकी इमोशंस के साथ उसकी अटैचमेंट होती है उस चीज की। अब ये जो है, ये फॉर एग्जाम्पल हम ये सोचे कि ये एक बहुत अच्छे नॉवेलिस्ट जिसको नोबेल प्राइज मिला था कहीं लिटरेचर, उसने नॉवेल लिखी और ये अखबार है। फ्रॉम द फर्स्ट वर्ड आखिर तक अगर 1000 पेजेस भी होंगे, आप कहेंगे नहीं मैंने इसको खत्म ही करना है। वाई? क्योंकि वो आपके साथ इमोशनली उसकी कनेक्शन हो जाती है। लिटरेरी एक्सप्रेशन इसको कहते हैं कि आप किसी को ग्रैब करे। देखें, हुक जानते हैं? हुक, किसी को अपने राइटिंग के जरिए ग्रैब कर लेना। अक्सर आपने देखा होगा कि जो ऐसे के टॉपर्स होते हैं, जो ऐसे के अच्छे मार्क्स स्कोरर्स होते हैं, उन्होंने अपने ऐसे को एक ड्रामाई अंदाज में या एनेक्डोटेड स्टाइल में वो स्टार्ट करते हैं। आई डिड द सेम इन 2020। ड्रामाई अंदाज में क्यों स्टार्ट करते हैं उसको? ताकि वो कहे कि यार इसमें जो है ना, वो देयर इज समथिंग फॉर अस इन दिस एसे। नाउ लेट्स सपोज इफ देयर इज एन एसे डेमोक्रेसी पे, डेमोक्रेसी पे ऐसे है, उस पर हम बात करते हैं। ये एक स्टूडेंट है, इन्होंने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन से ऐसे स्टार्ट कर लिया। ठीक है, वो अब्राहम लिंकन वाली जो है, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड ऑल दैट, यू नो। अभी कुछ और भी आ गए उसमें डेफिनेशन। ठीक है, ज्यादातर स्टूडेंट्स, ये जो स्टूडेंट है, इन्होंने ऐसे का आगाज फलसफा जमहूरियत से किया है, डेफिनेशन से नहीं किया है। कि ये इंसान की जो इनर अटैचमेंट है डेमोक्रेसी के साथ, उससे इन्होंने आगाज किया है कि इंसान की ये फितरत है। खुदा ने हमें, हमारी तख्लीक इस तरह की है कि इंसान जो है मुआशरे में जाके अपनी आवाज़ मनवाने की इसमें सलाहियत अंदर से मौजूद होती है। लिहाजा डेमोक्रेसी जो है ये सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो सकती है। नाउ इन्होंने अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन से आगाज किया है, जो कि इनकी अपनी डेफिनेशन नहीं है। इन्होंने थोड़ा सा उसमें अंदर झांक के उसका आगाज किया। तो मैं नंबर किसको दूंगा? इट्स अ कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, राइट? तो मैं ज्यादा नंबर दूंगा। फिर एक और स्टूडेंट है, कोई भी, इन्होंने फलसफे के साथ साथ जो जमहूरियत का फलसफा है, या वो अपनी, अब ये देखें, ये जो जमहूरियत का हमने थोड़ा सा फलसफा बयान किया, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत है नहीं है। इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि यार मैं इसका आगाज ऐसे कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल वार्मिंग, मैं हमेशा ये मिसाल देता हूं अपने स्टूडेंट्स को। ग्लोबल वार्मिंग फैक्ट और फिक्शन,
नाउ ये जो स्टूडेंट है, इन्होंने ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन से इसको आगाज किया। ग्लोबल वार्मिंग इज द हाइक इन ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर दैट हैज वेरी अनप्रेसिडेंटेड इफेक्ट्स एंड ऑल दैट, यू नो, टर्मिनोलॉजीज यूज करते हुए। लेकिन ये जो स्टूडेंट है, आपका क्या नाम है? उवैस। उवैस ने ग्लोबल वार्मिंग के इस ऐसे को कैसे स्टार्ट किया है? इन्होंने ऐसे स्टार्ट किया। नाउ यू आर द बेस्ट जजेस, आप लोगों ने फैसला करना है। उवैस ने इस तरह आगाज किया है कि आज से कोई 13 साल पहले रशिया के बर्फजारों में एक मेमथ पाया गया। लेट्स सपोज, मेमथ वो जानते हैं ना, वो बड़ा हाथी जिसके वो जो है ना वो दांत और बाल जिस पे वो बड़े बड़े, दैट हैज बीन एक्सटेंडेड लाइक 10,000 ईयर्स अगो, एक्सटेंड हो चुकी है। तो बर्फ के पिघलने की वजह से मेमथ दरियाफ्त हुआ जो कि अभी सही सलामत था। सिर्फ इन्होंने ये 2 जुमले लिख दिए। तो ये मेमथ की जो दरियाफ्त है, ये हमें इस बात का सबूत दिला दिए कि ग्लोबल वार्मिंग जो है ये इंतहाई रफ्तार पकड़ चुका है। नाउ इनकी जो डेफिनेशन वाला स्टार्ट है या इनका जो ड्रामा या अंदाज, किसका बेहतर है? ये माइंड देखे, इस तरह आप लोगों ने अपने वर्ड्स के साथ इसको ऐसे इंजीनियर्ड फॉर्म में जो है ना वो लेके आना है। डेफिनेशंस, क्लीशेड आंसर्स, स्टीरियोटिपिकल कि ग्लोबल वार्मिंग है और वो, ये जरूरत नहीं है। थोड़ा सा सोच के इसके बारे में, ठीक है ना? तो ये चीजें आपको जो है ना वो किस एक्सप्रेशन तक लेके जाएगी? लिटरेरी एक्सप्रेशन की तरफ लेके जाएगी। ये जो इन्होंने मैंने बात की है, ये कोई आपने ये नहीं करना कि आपने पूरा इंट्रोडक्शन जो है ना वो ड्रामा या ना, लेकिन सिर्फ 2-3 वर्ड्स आपने 2-3 सेंटेंसेस आपने लिखने हैं, एंड दैट्स इनफ फॉर यू। दैट विल मेक सेंस कि यू आर अ पर्सन ऑफ व्हाट? लिटरेरी पर्सनालिटी के आप मालिक, थोड़ा सोचने वाले हो, थोड़ा इम्प्रोवाइज करने वाले हो। तो 2000 में से 1800 या 1950 ऐसे आएंगे डियर स्टूडेंट्स चेकर्स को कि जिन्होंने ग्लोबल वार्मिंग या जो जमहूरियत की हमने बात की है इनके डेफिनेशन से स्टार्ट लिया होगा। 50 ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अपने आगाज को इम्प्रोवाइज किया होगा। उन 50 में से फिर 10 ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो मुझे कन्विंस कर सके कि मैं इनको फेल नहीं कर सकता। तो आपने बनना है ऐसे 10 स्टूडेंट्स में, 2000 में से 10-20 स्टूडेंट्स में बनना है कि जिनके बारे में चेकर थोड़ा सा ठहर जाए, नहीं यार मैं इसको फेल नहीं कर सकता इस स्टूडेंट को। आप बात समझ रहे हैं ना मेरी? सो दैट इज बेसिकली द फिलॉसफी ऑफ इंग्लिश एसे, दैट यू हैव टू इम्प्रोवाइज थिंग, यू आर नॉट सपोज टू बी क्लीशेड एंड स्टीरियोटिपिकल इन योर आंसर्स, और आपने थोड़ा सा हट के जवाब देना है। तो लिटरेरी एक्सप्रेशन बेसिकली वो एक्सप्रेशन होता है डियर स्टूडेंट्स कि जिसमें आप इमोशनल राइटिंग करते हो, थोड़ी बहुत, ऐसा नहीं है मतलब रोने वाली और उदास बातें, नो, बट दैट शुड बी कनेक्टेड विद द सोल्स थ्रू योर एनेक्डोटिक्स, स्टार्टअप्स, थ्रू योर ड्रामेटिक इनिशिएशन, वट एवर इज द केस। पोइट्री से भी हो सकता है। मैं एक स्टूडेंट तो नहीं, सीनियर थे, उनके ऐसे में आई थिंक सो इट वाज बैक इन 2013 और 14 में, साल मुझे याद नहीं, उनके 71 मार्क्स आए थे ऐसे में। तो उन्होंने छोटी सी किताब लिखी थी। वो किताब में बड़ा ढूंढने की फिर कोशिश की लेकिन मुझे मिली नहीं। वो बड़ी अच्छी थी। जब मैं CSS की तैयारी कर रहा था तो उसमें मैंने वो किताब पढ़ी थी। उन्होंने लिखा कि मैंने अपने ऐसे का आगाज़ कैसे किया था। यू विल बी शॉक्ड। उन्होंने अपने ऐसे का आगाज़ पैब्लो नेरूडा की नज्म से किया था। एनीवन यू नो पैब्लो नेरूडा? ये देखिए, ये मैं बात बोल रहा हूँ तो आप अपने पास नोट करें और आप घर में जाके इसको सर्च करें कि बेसिकली हु वाज पैब्लो नेरूडा। ठीक है ना? पैब्लो नेरूडा वाज अ चिलियन मार्क्सिस्ट पोएट who
was awarded with the Nobel Prize for Literature, I guess so in 1972 और 1973 इस तरह मिला था। मार्क्सिस्ट पोएट था। फैज अहमद फैज का बड़ा अच्छा दोस्त भी रहा है वो, बिकॉज ही वॉज अ स्पेनिश पोएट। तो ये चीजें अब ये देखें, उन्होंने पैब्लो नेरूडा की नज्म से अपने ऐसे का आगाज किया, और उससे क्या हुआ, उन्होंने चेकर को भा लिया। भाई ही इज लाइक लिटरेरी पर्सन। आप में से कितने लोगों को पैब्लो नेरूडा का पता था, या आप में से कितने नोबेल प्राइजेस, चले लिटरेचर के मुझे 4 या 5 नोबेल प्राइज विनर्स के नाम बताए। अभी रिसेंटली कौन है? हाँ, फैज अहमद फैज was nominated for Nobel Prize for Literature 4 times but never received it. Anyone? अभी रिसेंटली कौन है? ये बच्चे, आपको मैं ये बातें क्यों सिखा रहा हूं कि आपने आज से अपना, बिकॉज यू आर यंग एज, आप लोगों का जो एज ग्रुप है आई गेस 23-25 वाला है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है उसको यूटिलाइज करने के लिए। यू कैन अशर योर ऑल एनर्जीज इन अ वेरी पॉजिटिव डायरेक्शन। और आपको बोल तो बताएं रिसेंटली कौन है नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर? हाँ, अब्दुल रज़ाक गुनराह, तंजानियन नॉवेलिस्ट है। ये अभी आप जिसने, ये जो अच्छे स्टूडेंट्स होंगे ये चीजें नोट करेंगे और जाके इस पे एक पैराग्राफ लिखेंगे कि बेसिकली हु वाज ही। हाँ, अब्दुल रज़ाक गुनराह को उसकी नॉवेल्स की वजह से नोबेल प्राइज मिला। सो रिमेंबर, इससे अभी अब तक हमने ये बात अखज़ की कि आपके पास एक फैक्ट बुक होनी चाहिए कि जिसमें आप ये चीजें नोट कर सको। दिस विल मेक अ डिफरेंस इन योर एसे पेपर, कि जिसका पर्सनैलिटीज का जिक्र ज्यादा हो, जिसकी थोड़ी बहुत जो है ना वो बुक रीडिंग हो, बुक से हवाले दे सके, वही स्टूडेंट जाके कामयाब होता है। बुक से जितने हवाले आप दे सकते हैं अपने एनालिसिस करके, ये नहीं कि कॉपी पेस्ट आपने किया, हमने बोलो कि ये बुक थी, उससे हमने जो है ना वो ये अखज़ किया, ये इन्फर किया और आपने वहां पर इनकॉर्पोरेट किया। इट्स नॉट अ बैड थिंग। ओके, सो लिटरेरी अंदाज़े बयां, आपने अपने इमोशनल, अभी मैं आपकी अंग्रेजी भी थोड़ी सी चेक करूंगा कि आपकी क्या है एबिलिटी, जो राइटिंग की एबिलिटी है वो भी तो होनी चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि जो है ना वो आप 1 साल गुजारे स्टडी में और आखिर में पता चला कि आपको लिखना ही नहीं आता। तो याद रखिए डियर स्टूडेंट्स कि CSS या PMS जो है ये पढ़ाई से ज्यादा लिखने का इम्तिहान है। जिसने अच्छा लिखा वो पास हो जाएगा। अब ये जो स्टूडेंट है इनको बहुत कुछ आता है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इसको 100 में से 100 आता है। ये जो स्टूडेंट है इनको 100 में से 70, इनकी राइटिंग बिल्कुल जीरो है। फॉर एग्जाम्पल इनकी राइटिंग 50%, इट्स ओके। कौन पास होगा? ज्यादा जानने वाला कि अच्छा लिखने वाला? नाउ यू गॉट द पॉइंट। जो अच्छा लिख सकता है वो इसमें कामयाब होगा। Remember that. And I have noticed all my batchmates also, they were very good writers rather than knowledge ज़्यादा किसी के पास नहीं है और वो उसकी कितनी ज़रूरत है, तो राइटिंग पे फोकस करें। And if I say that I aced this exam, it was just because of writing practice. राइटिंग प्रैक्टिस आप जितनी कर सके, अगर राइटिंग नहीं कर रहे बाकी हर काम कर रहे हैं, आप 18 से 20 घंटे भी दे रहे हैं, आप ये एग्जाम पास नहीं कर सकते। लिख के ले ले मुझसे ये बात। और अगर आप हाफ डे सुबह उठ के, मैं अगर अपनी रूटीन आपको बताऊं तो आप बड़े जो है ना वो, क्योंकि कराची में वो रूटीन पॉसिबल ही नहीं है, वो करना पॉसिबल तो है लेकिन इस जो हमारी एक शिफ्ट आया हुआ है कि रात को जो है ना वो 3-3 बजे 4-4 बजे जागना, फिर सो जाना, फिर 11 बजे उठना, इस माहौल में जो है ना वो फिर भी कामयाबी नहीं मिलती। तो आप लोगों ने अपने रूटीन को भी थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करना है। क्या करना है? इम्प्रोवाइज करना है। जल्दी उठना, जल्दी सोना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप, नाउ लिसन, वेरी इंपॉर्टेंट टिप, लिटरेरी राइटिंग से बात हो रही है, आगे हम स्ट्रक्चर, पैराग्राफ, हर चीज पे जाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप जान तो लेंगे बेसिकली ऐसे क्या चीज है, किस बला का नाम है। एक्सप्रेशन आपका तब आएगा डियर स्टूडेंट्स कि जब आप अगर
CSS की पढ़ाई में आप दिन में 16 आवर्स पढ़ाई को दे रहे हैं, 8 घंटे आपको कम से कम लिखना हो, 7 से 8 मीन्स के हाफ आपको लिखना है और हाफ आपने पढ़ना है। अब हाफ जो लिखना है, कह रहे सर हम क्या लिखें, तो आपके पास 11 सब्जेक्ट है, आप उस पर नोट बनाएं अपनी हैंड राइटिंग में, खुद अपने अल्फाज में नोट्स बनाएं, बार बार बनाते रहें। आई गारंटी कि विद इन 3 to 4 months आप ये डेवलप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ पढ़ते रहेंगे, एक बड़ा ट्रेंड होता है CSS और PMS के तैयारी के दौरान कि जनाब डॉन न्यूज़पेपर के सामने जो है ना वो स्टूडेंट बैठा रहता है। मेरा एक रूममेट था, वो भी बड़ी अजीब हरकत करता था, जब मैंने कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ी। अच्छा, वो न्यूज़पेपर जब आता था, कैंची थी उसके पास, कैंची और ग्लू। अच्छा, वो काट काट के एक बड़ा रजिस्टर लिया हुआ था, उसमें चिपकाता था और सो जाता था। आखिर तक वो सोता ही रहा। मतलब कि कॉलम्स या आर्टिकल्स सीजर्स से काटना, ग्लू से चिपकाना, ही उसका मकसद था कि नहीं ये जो काम कर रहा हूं शायद इससे बन नहीं। आप वो भी करो, वो बड़ी सेइंग, डिस्करेज नहीं कर रहा मैं, लेकिन कामयाबी आपको तब मिलेगी जब राइटिंग प्रैक्टिस आपकी जबरदस्त होगी। सो लिटरेरी एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2, किसी भी उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए, क्या किसी भी अपने आर्ग्यूमेंट को सब्सटेंशिएट करने के लिए आपके पास थोड़े थोड़े, अब फॉर एग्जांपल सपोज ग्लोबल वार्मिंग फैक्ट और फिक्शन, ये 2018 में आया था, ये ऐसे आई गेस 2017। इसमें आप कहो हाँ ग्लोबल वार्मिंग फैक्ट है, और आप बड़े जो है ना वो एक जो है ना वो हमें कराची में पहले हीट स्ट्रोक्स नहीं होते थे, अभी हीट स्ट्रोक्स भी हो रहे, 2015 में ये हुआ था ये वो। लेकिन आप अपने ये जो फैक्ट वाली चीज को सब्सटेंशिएट किससे करेंगे? फॉर एग्जांपल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ गोद्दार स्टडीज, इट्स एन ऑफशूट ऑफ नासा, उनके एक रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर जो है वो 0.66 डिग्रीज बढ़ी है। तो ये 0.66 डिग्रीज आपके पास फैक्ट हो गया कि जो आप इसको बता सकोगे ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर बढ़ा है। या 2015 के जो कराची में हीट स्ट्रोक आया था, आप में से कौन कौन यहां पर था 2015 में हीट स्ट्रोक में? आप सब थे। उसमें टेम्परेचर कितना सोर हुआ था, पिछले साल से उसमें क्या डिफरेंस था, और उसका इंपैक्ट कॉन्स्टेंटली कराची के एटमॉस्फेयर पे क्या पड़ा है, उस केस स्टडी को आप लेंगे, उसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे, तो आपकी जो बात है वो क्या होगी? सब्सटेंशिएट होगी। तो थोड़ा बहुत आपके पास कंटेंट, और कंटेंट के लिए अभी आप अपने पास नोट कर ले कि क्या करना है आपने। कंटेंट के लिए आज से आप लोगों ने अपना एक फैक्ट बुक बना लेना है। आपने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, आज से आपने अपनी एक रजिस्टर ले लेना और आपने जाना है इंटरनेट पे, या मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, 15 से 20 टॉपिक्स आपने जो करंट इश्यूज चल रहे हैं उसमें आपने निकाल लेना। फॉर एग्जांपल वाटर क्राइसिस हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, अरब इसराइल कॉन्फ्लिक्ट हो गया, जो साउथ चाइना सी डिस्प्यूट है वो तो खैर आउटडेटेड हो गया है बट स्टिल इट्स लिंगरिंग, ठीक है। पाकिस्तान के पॉलिटिकल इश्यूज हो गए, पाकिस्तान के इकोनॉमिक इशू हो गए, ठीक है ना। फिर हमारे जो नेशनल इश्यूज है उसको आपने बाइफरकेट करना है, इंटरनेशनल इश्यूज, उस दो को बाइफरकेट करके आपने 8 से 10 एक में और 8 से 10 दूसरे में आपने इनकॉर्पोरेट करके एक एक का आपने 4-4, 5-5 पेजेस छोड़ देने हैं। आपने हेडिंग लगाई, 4-5 पेजेस छोड़ दिए, फिर आपने हेडिंग मारी, 4-5 पेजेस छोड़ दिए। अब जब भी आप स्टडी करेंगे, जब भी आप कोई चीज़ देखेंगे, जो अखबार का कोई पीस हो गया, फॉर एग्जांपल आपने टीवी पे कोई फैक्ट एंड फिगर देख लिया ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड, वो आपने उठा लेना है, उसके नीचे आपने लिख देना है। कोई कोटेशन आपने देख ली, आपने सोचना नहीं है, आपने वो उठा लेनी है और उसके नीचे आपने पेस्ट कर देनी है। डियर स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप पेपर के लिए जा रहे होंगे इंशाल्लाह,
आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर्स, और सिर्फ आपने उसको गो थ्रू कर लेना है और आपका सारा रिवाइज हो जाएगा। एंड बिलीव मी कि जो चीज़ आप नोट करते हैं और उसको बार बार आप रिवाइज करते हैं, वो चीज़ आपको पेपर में हमेशा मदद दिलाएगी, इस बात की जो है ना गारंटी है। लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट इन इंटरमीडिएट, आई वाज वॉचिंग अ डॉक्यूमेंट्री ऑन यूट्यूब। ठीक है ना, नया नया मैंने यूट्यूब सीखा, तो उसमें डॉक्यूमेंट्री थी एक इंडियन पोइट से, बेसिकली ही वाज इंडो बंगाली, किसी ने नाम सुना हो, रविंद्रनाथ टैगोर। ही वाज अ नोबेल लॉरिएट इन 1913। उसकी डॉक्यूमेंट्री थी। उसकी डॉक्यूमेंट्री मैंने बैक इन 2008-9 में सुनी थी, और वो चीज़ मुझे याद थी, और वो मैं उस डॉक्यूमेंट्री को बार बार सुनता था। जब मैं 2020 में अपने CSS का इम्तिहान दे रहा था, हालांकि उसके बाद मैंने कभी उसको डॉक्यूमेंट्री को नहीं मैंने वो किया था, दोबारा देखा। जब मैं पेपर हल कर रहा था ऐसे का, तो डॉक्यूमेंट्री का जो स्टार्ट था उसने मुझे इतना बेहतरीन स्टार्ट दिया अपने इंग्लिश ऐसे का कि मैं उस वजह से CSS ऐसे में पास हुआ हूँ। मैं लिटरली ये दावा कर रहा हूँ आप। इसका मतलब क्या हुआ कि इल्म जब आप शौक से पढ़ते हो ना, शौक से, एक तो ये होता है ना कि आप कहो कि यार बस हाँ ये मैंने याद कर लिया है, नहीं, तो आप शौक से पढ़ते हो उसका कोई मोल नहीं होता। ये स्टूडेंट है, ये हिस्ट्री शौक से पढ़ती है। ये जो स्टूडेंट है इसने PhD की हुई है हिस्ट्री में, इसने रिसर्च भी किया हुआ है सब कुछ, लेकिन ये स्टूडेंट शौक से पढ़ती है। ये स्टूडेंट इसका मुकाबला नहीं कर सकती। आप लिख के ले लिए ये बात। क्यों? क्योंकि ये स्टूडेंट शौक से हिस्ट्री पढ़ती है, और शौक का जो है ना वो कोई नेमुल बदल नहीं है। सो रिमेंबर दैट इफ यू आर वॉचिंग एनीथिंग, न्यूज वॉच कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्रीज वॉच कर रहे हैं, अच्छी अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज देखें, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, फैक्ट बुक बना लेनी है आपने। इसके बाद जो है ना वो आपका आता है इंग्लिश स्ट्रक्चर। यू कैन नॉट टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम द फैक्ट कि आप जो है ना वो स्ट्रक्चर आपका है नहीं और आप लिखते जाओ। फॉर एग्जांपल, मुझसे अक्सर जो है ना स्टूडेंट सवाल करते हैं कि सर हेडिंग्स कितनी दे। भाई ऐसे में कोई हेडिंग नहीं होती, ऐसे में कोई हेडिंग नहीं होती कि फॉर एग्जांपल आपने इंट्रोडक्शन लिख लिया, फिर उसके बाद बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2, बॉडी पैराग्राफ। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। So a defined structure is also imperative in cracking this paper. ठीक है, कि आपके पास एक डिफाइंड ऐसे का स्ट्रक्चर मौजूद हो, जिसमें आपके, ये हम पढ़ेंगे एक एक करके, सारी चीजें पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ, पैरा 1 2 3, फिर आगे जाके कंक्लूजन। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये 3 चीजें आपने समझ ली कि ये ऐसे के मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। मेन इंग्रेडिएंट्स क्या है? ये 3। लैंग्वेज मींस एक्सप्रेशन आपका ऐसे वाला होना चाहिए, लिटरेरी होना चाहिए। लिटरेरी का मतलब क्या है कि उसमें आप अपनी डिबेट की हुई, आप अपनी पर्सनैलिटी को उसमें जो है ना वो आप शो करें। दूसरा ये कि आपके पास कंटेंट और नॉलेज भी होना चाहिए अपनी बात को मनवाने के लिए। तीसरा यह है कि आपके पास एक डिफाइंड स्ट्रक्चर हो। स्ट्रक्चर में सिर्फ ये 3 चीजें नहीं आती, इसमें आपके आउटलाइन भी आते हैं। ठीक है, थीसिस स्टेटमेंट कहां पर आएगा, फिर जो है ना वो आपने कोहेरेंस कैसे मेंटेन करनी है, वो सारी चीजें आती है आपके स्ट्रक्चर में। अब ये 3 चीजें आपने पढ़ ली, समझ ली, इसमें कोई क्वेश्चन हो? नो क्वेश्चन। ये स्टूडेंट्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर। एक स्टूडेंट है, उसका एक्सप्रेशन जो है ना वो कमाल का है। ठीक है, आपका क्या नाम है? आपने गौर करना है, एक्सप्रेशन जो है ना उसका कमाल का है। उसने इंग्लिश लिटरेचर में जो है ना वो कुछ सब, मतलब उसको बहुत जो है ना वो इमेक्युलेट एक्सप्रेशन है। नॉलेज भी ठीक है, बस ठीक ही है। ठीक है, और स्ट्रक्चर तो मतलब ज्यादा परफेक्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जो है ना वो एवरेज, बिलो एवरेज आप कह ले। ये स्टूडेंट 110% पास होगा। अब इस बात को याद रखिए,
110% ये स्टूडेंट इंशाल्लाह ये पास होगा। लेकिन एक स्टूडेंट है, एक्सप्रेशन पास जो है ना वो ठीक है, जो है ना वो ठीक है, उसके पास नॉलेज जो है वो कमाल की है, स्ट्रक्चर भी जो है ना वो कहीं से पढ़ के आया है कि जो है ना वो हमने ऊपर नीचे जो है ना वो पैराग्राफ्स 150 है, जबरदस्त स्टार्टर्स, जो ट्रांजिशन वर्ड्स है बेहतरीन, इडियम्स बेहतरीन, ठीक है ना, सब कुछ नॉलेज जो है ना वो स्ट्रक्चर बेहतरीन। सो वी विल बी हैविंग यू नो अ बिट कंफ्यूजन अबाउट दिस। वो याद है आपको जो है ना वो कोई स्टूडेंट्स होते हैं कि वो 38-39 नंबरों पर रह जाते हैं, ये वो वाले स्टूडेंट्स होते हैं कि जिनके पास नॉलेज बहुत अच्छी होती है, स्ट्रक्चर भी अच्छा होता है, लेकिन एक्सप्रेशन के बगैर उनका ऐसे करंट अफेयर का सवाल लगता है, ऐसे नहीं लगता। अब आप समझे इस बात, कश्मीर इशू की हमने बात की थी, रिमेंबर, एक्सप्रेशन को निकाल ले, लैंग्वेज को, स्ट्रक्चर और कंटेंट को डाल ले, परफेक्ट है, क्या बन जाएगा, करंट अफेयर बन जाएगा कि नहीं, जिसमें उसका अपना एक्सप्रेशन ही, लैंग्वेज ही कन्विंसिंग कैजोलिंग लैंग्वेज उसकी नहीं है, तो ये स्टूडेंट जो है ना वो, और अगर जिसका एक्सप्रेशन बिल्कुल जीरो है, नॉलेज भी जो है ना वो, और स्ट्रक्चर बेहतरीन है जिस पे सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है, तो आई एम सॉरी टू से वो स्टूडेंट्स बहुत मुश्किल से पास होते हैं। ये नहीं है कि वो नहीं पास होंगे, लेकिन प्रोबेबिलिटी है ना कि किसने क्या होना है। तो रिमेंबर दैट नॉलेज, लैंग्वेज, स्ट्रक्चर, तीनों चीजों को आपने पैरेलल लेके चलना है, जिसमें सबसे ज्यादा आपने किसको फोकस करना है, एक्सप्रेशन ऑफ एसे को। समझ आई आपको बातें? एनी क्वेश्चन? ये से कैसे हो सकता है यार कि क्वेश्चन आप लोगों को नहीं हो? एक्सप्रेशन ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? कोई बता सकता है इसका जवाब? ब्रिलियंट। एक्सप्रेशन जो सबसे इमैक्युलेट होता है वो उन बच्चों का होता है जो अच्छे रीडर्स होते हैं। समझ आइए आपको बात? जो अच्छे रीडर्स होंगे वो अच्छे राइटर्स होंगे, बस ये बात याद रख ले। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जिन्होंने रीडिंग की नहीं है तो वो अच्छे राइटर्स नहीं बन सकते? नो, व्हाई नॉट? बट उनको अभी मेहनत ज्यादा करनी है। आपकी एज क्या है? 24। यू हैव 6 years इन हैंड। आई एम नॉट सेइंग कि आप 6 साल जिंदगी के जो है ना वो इसी जर्नी में लगा लो। आप क्या एज है? आप क्या? 22, 8 साल। तो अगर अभी आप शुरू करेंगे तो आपको लगता नहीं है कि आप डिफरेंस ला सकते हो? व्हाई नॉट? इट ऑल डिपेंड्स ऑन द एनर्जीज। तो स्ट्रक्चर एक्सप्रेशन को सबसे अच्छा बनाने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका यह है ब्रदर, मैं आपको मशवरा ये दे रहा हूँ कि जो अच्छी किताबें हैं, चाहे वो पाकिस्तान अफेयर्स की हैं, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस की है, जनरल नॉलेज की है, अच्छे अच्छे राइटर्स की, वो आप 4-5 सेलेक्ट कर लें। मेरी अपनी जो है ना वो कोई चॉइस होगी। फॉर एग्जांपल मैं नॉवेल्स को ज़्यादा रीड कर रहा हूँ, आप कुछ और लाइक कर रहे हैं, उसको आपने ले लेना है। कंक्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस किताब का नाम सुना है? बर्ट्रांड रसल की। वो किन किन के पास है? आपके पास है? कंक्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस है तो थोड़ी सी महंगी, आई थिंक सो 9,000 की है, कितनी है छोटी? हाँ, पीडीएफ में। ये देखो पीडीएफ में हम अभी तक ढूंढ रहे थे, हमें नहीं मिल रही थी, इनके पास पीडीएफ में भी है। तो आप शेयर करें, शेयरिंग इज केयरिंग। आपने क्या करना है कि एक एक पैराग्राफ आपने पढ़ के उसको अपने अल्फाज में लिखने की कोशिश करनी है। और अपने अल्फाज में लिखने का मतलब यह है
कि रसल और जो अच्छे अच्छे राइटर्स ने उसमें वोकैबुलरी यूज की है वो आप अपनी राइटिंग में उसको यूज करें। रसल ने और अपने राइटर्स ने जितने एक्सप्रेशंस अच्छे यूज किए हैं वो आप अपनी राइटिंग में उसको लाने की कोशिश करें। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप रीडिंग कर रहे हो, ये अभी से आज से स्टार्ट कर लेना है आपने, कि आज से आपने जो भी रीडिंग करनी है उसमें आपको अच्छे ट्रांजिशन वर्ड्स मिले, अच्छे इडियम्स मिले, अच्छे आपको प्रोवर्ब्स मिले, फ्रेजल वर्ब्स मिले, वो आपने निकाल के अपने साथ जखीरा बना लेना है। आई डिड द सेम। और मेरा एक स्टूडेंट था इस्लामाबाद में, उसको मैंने ये गुर सिखाई थी और उसने उसको इतना रिलीजियसली फॉलो किया कि बिलीव मी, अभी मैं 1.5 साल बाद उससे मिलने जब गया तो उसकी राइटिंग 0 से तकरीबन 85% पे पहुंच गई। यू वॉन्ट बिलीव इट। एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करते हुए, इडियम्स का इस्तेमाल करते हुए। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां तक जितना अभी हमने पढ़ा, अभी हम आगे भी पढ़ते हैं, उसका खमियाजा ये है कि अभी आप लोगों ने अपने जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर लेना है। आपने डायरेक्शन रीडिंग की तरफ लेके जानी है, मोबाइल का कम इस्तेमाल करना है, आपने एक फैक्ट बुक बना लेनी है जिसमें आप अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स को आप इनकॉर्पोरेट कर सको, और आपने अपनी राइटिंग की रूटीन सेट कर लेनी है। अगर ये 3-4 काम आज से आप लोग स्टार्ट कर लें, इंशाल्लाह विद इन 3 to 4 months, जल्दी नहीं होगा ये, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट विद इन 3 to 4 months यू विल फील अ रिमार्केबल डिफरेंस इन योर नॉलेज, इन योर राइटिंग, इन एवरीथिंग। तो अच्छी अच्छी किताबें पढ़ा करें। और ये जो सोशल मीडिया है, दिस इज लाइक यू नो, इट ब्रिंग्स अबाउट इमोशनल इनकंसिस्टेंसी। आजकल की सोशल मीडिया है जिसकी वजह से हमारी जो इंटेलिजेंस कोशेंट है बच्चों की वो भी कमज़ोर हो गई। कैसे? अब आप स्क्रॉल कर रहे हैं किसी चीज़ को, टिकटॉक कर रहे हैं या फेसबुक कर रहे हैं या आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, एक में जो है ना वो आपको कहना नहीं चाहिए लेकिन फ़लस्तीनी बच्चा आपको दिखाएगा कि जो शहीद हुआ हो वो पढ़ा होगा। दूसरे में एक बच्चा जो है ना वो अपने अब्बू के साथ या फादर के साथ फुटबॉल खेल रहा होगा। नाउ सी, आपकी जो है ना वो एक तस्वीर में ब्रेन ने एक सिग्नल लिया है, विद इन यू नो मैटर ऑफ सेकेंड्स आपके ब्रेन ने जो है ना वो डोपामिन रिलीज करने की कोशिश की व्हेन यू सी दैट चाइल्ड प्लेइंग फुटबॉल विद हिज फादर। ये आप में लाएगा इमोशनल इनकंसिस्टेंसी, आप इमोशनली इनकंसिस्टेंट हो जाओगे। और जब इमोशनल इनकंसिस्टेंट बंदा हो जाता है तो इसके साथ साथ फिर पैरेलल में इंसान की जो मेहनत वाली कैपेसिटी है, जो इंटेलिजेंस कोशेंट है, वो इंसान का कमजोर होने लगता है। तो मोबाइल से दूर रहना इज द की। मोबाइल से आप जितना दूर रहोगे, किताबों से जितना आप आज से प्यार शुरू करोगे, बिलीव मी यू विल फील अ ग्रेट डिफरेंस इन योर लाइफ। ओके, जब आपके पास 10 टॉपिक्स पे मुश्तमिल एक पेपर आएगा, क्वेश्चन पेपर, तो आपको किसी ने ऐसे की कितनी क्लासेस ली है? सबसे पहले आपने क्या काम करना होगा जब आपके पास पेपर आएगा? उससे पहले भी ना आपने टॉपिक को समझ लेना है कि क्या है। फॉर एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक, अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक, एसेंस ऑफ टॉपिक। डियर स्टूडेंट्स, जो हम बात कर रहे थे सबसे पहले कि स्टूडेंट्स जो है वो ऐसे में फेल क्यों होता है, फेल क्यों होते हैं स्टूडेंट्स? तो किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा, बहुत सारी वजूहात में से एक वजह यह भी है कि स्टूडेंट नॉलेज, स्ट्रक्चर और एक्सप्रेशन के साथ साथ
इन तीन चीजों के होते हुए टॉपिक को गलत अंडरस्टैंड करना, कहेगा कि यार मैं फेल हो सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल जब हमारा रिटर्न का रिजल्ट आया तो 3 दिन बाद जब डीएमसी आती है तो मुझे अपनी क्लासमेट की कॉल आई, कहते यार अमान आपने कौन सा ऐसे अटेम्प्ट किया हुआ था? मैंने कहा ये वाला। कहते ये तो मैंने भी किया था। तो मैंने कहा अच्छा फिर? कहते मेरे तो उसमें 27 नंबर आए। प्रेसी में यू वॉन्ट बिलीव कितने नंबर आए होंगे उसके? 89 मार्क्स इन, शी वॉज एमफिल इन इंग्लिश लिटरेचर। जीसी में वो एकेडमिक राइटिंग पढ़ाती थी, जीसी लाहौर। तो मैंने कहा अच्छा। फिर कह रही है टॉपिक तो मैंने भी किया था। मैंने कहा क्या क्या लिखा था उसमें, आपने कैसे परसीव किया था? वो नॉलेज वाली कैथारसिस ये और ये, मुझे उस चीज का पता ही नहीं था कि वो क्या है उसमें लिटरली। मैंने कहा ये क्या जो है नवाब, मुझे तो आप समझ नहीं। मैंने तो उस टॉपिक को देखा, मुझे जो समझ आया मैंने वो लिख दिया उसमें, मैंने अंडरस्टैंड किया। अब उन स्टूडेंट्स का क्या होता है कि यार इसमें बड़े बड़े फलसफे और बड़ी बड़ी नॉलेज की बातें अगर हम नहीं करेंगे तो हम फेल हो जाएंगे। ऐसा नहीं हो। आप अपना आप तो प्रेजेंट करें उसमें, जनरल ऑब्जर्वेशन प्रेजेंट करें उसमें, आप देखें कि आप पास होते हैं कि नहीं। इट्स वेरी इजी, बट हमने इसको मुश्किल बनाया हुआ। अच्छा, तो शी बेसिकली मिसअंडरस्टूड द टॉपिक, और प्रेसी में 89 मार्क्स लेने वाली ऐसे में जाके फ्लंग हो जाती, और बाकी सारे पेपर्स पता नहीं उसकी कोई उसमें एग्रीगेट उसका 690 बन रहा था रिटर्न का, फेल हो। सो द फर्स्ट थिंग इज अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक। कोई भी टॉपिक आपके पास आता है, रिमेंबर दैट, उसको पहले समझे कि आपसे मांगा क्या है। अभी हमने एक टॉपिक पे बात की, फॉर एग्जाम्पल हम एक बात करते हैं कि डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी कैन नॉट मूव टुगेदर। क्या मांगा है आपसे इस ऐसे में? चलो जी, मैं जमहूरियत के फलसफे ही कोई नहीं जानता, एक लेमैन होके मैट्रिकुलेट होके मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जमहूरियत आपको पता है क्या होता है? पता है सबको? नाख्वानदगी, इलिटरेसी, एवरीबडी नोस। अब इसको थोड़ा सा आप उर्दू में ट्रांसलेट कि डेमोक्रेसी और नाख्वानदगी ये एक दूसरे के साथ नहीं चल सकते। क्या मतलब है उसका? आर्गुमेंट तो आपसे मांग रहा है, लेकिन सब पहले तो आप ये डिस्क्राइब करना है कि आपसे किस अंदाज में मांग रहे हैं। चलो एक पॉइंट है आपका, गुड। देखो ये स्टूडेंट जो है ना, वो इसका मसला नहीं है कि आपने जो है ना वो, लेकिन मिसअंडरस्टूड आपने कर दिया। चलो वेरी गुड, मतलब आपके पास पॉलिटिकल अवेयरनेस। अब ये आप जो है ना वो स्पेसिफाइड आपने एक पॉइंट बताया, जनरली कोई बता सकता है सिंपल। जी अब क्यों उसी पे तो ऐसे लिखना है हमने। चलो वेल डन, जबरदस्त, ये कुछ ना कुछ पहुंचे हैं। डेमोक्रेसी के कुछ प्रीरिक्विजिट्स होते हैं। चले प्रीरिक्विजिट्स, इलिटरेसी उन तमाम प्रीरिक्विजिट्स के एडवर्सरी है। खत्म कहानी, कोई मुश्किल है इसमें? पॉलिटिकल अवेयरनेस डेमोक्रेसी का प्रीरिक्विजिट है, इन्होंने जो लीडर चुनने की बात बताई।
अमन, सोसाइटल हार्मनी प्रीरिक्विजिट है, इलिटरेसी उसको तबाह करता है। ह्यूमन राइट्स डेमोक्रेसी का है, इलिटरेसी उसको बर्बाद करता है। जेंडर इक्वालिटी डेमोक्रेसी का है, इलिटरेसी उसको बर्बाद। आपके पास तमाम आउटलाइन यहीं पर बन गए। आपने ज्यादा इस पे प्रैक्टिस करनी है कि जब आपके पास टॉपिक आए तो आपने उसको किस तरह क्रैक करना है, एंड दैट्स इट। अभी आपके पास है कि डेमोक्रेसी के हमने प्रीरिक्विजिट्स हैं, इलिटरेसी उन तमाम प्रीरिक्विजिट्स के एडवर्सरी है, इस वजह से इलिटरेसी जहां पर होगी वहां डेमोक्रेसी नहीं आ सकती, वो इसका मतलब है। अब आप अगर जी प्रीरिक्विजिट्स उर्दू में इसको क्या बोल सकते हैं? इब्तिदाई लवाजमात। वेल डन, बहुत अच्छे। इब्तिदाई लवाजमात। यार आप एक बात सुनो, जब आप मुल्क बना रहे हो तो उसके इब्तिदाई लवाजमात क्या है? आईआर किसी ने पढ़ा है? क्या है? गुड, ये इब्तिदाई लवाजमात है। अगर इसमें से एक भी नहीं है तो आपका मुल्क नहीं बन सकता। तो इस तरह डेमोक्रेसी भी लाने के लिए कुछ लवाजमात आपके पास, फॉर एग्जाम्पल आपकी सोसाइटी में पॉलिटिकल अवेयरनेस, सियासी शऊर हो, तो उसकी तरफ जब आप जाओगे तो डेमोक्रेसी फेल हो गई। इस वजह से डेमोक्रेसी और इलिटरेसी आपस में कंपैटिबल नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, शाबाश, आप लोगों की अच्छी वो है अंडरस्टैंडिंग्स है। आप लोगों ने इसी तरह इस पे मेहनत करनी है और टॉपिक को इस तरह समझ लेना है। नाउ सेकेंडली, समझ आ गई इसकी? एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? एनी? नो क्वेश्चन? नो? आपका हो गया? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ये टॉपिक किसी ने सुना है? क्या मतलब है इसका? ये पता है हेरिटेज बिल्डिंग है, आप लोगों को पता है ना? हेरिटेज एक्ट के मुताबिक है। बिल्कुल जबरदस्त, वेल डन, शाबाश। कॉलोनियल जो मेंटल लेगेसी है हमारी, फॉर एग्जांपल सीएसएस को भी लोग कहते हैं कि ये कॉलोनियल अफसरशाही है। कि जो है ना वो ब्यूरोक्रेट बैठा होता था सिगार लेके, हैं, टांग पे टांग अपने बंगले के, उसमें होता रहा ना, जहन में आता है। नीचे एक रोटवाइलर या जर्मन शेफर्ड, शेफर्ड भी, वो भी बैठा हुआ है, वो सिगरेट पी रहा है, और नौकर चाकर इधर उधर दौड़ रहे हैं। ये क्या थी? कॉलोनियल मेंटालिटी। ये सिर्फ और सिर्फ ब्यूरोक्रेसी में नहीं, हर चीज में। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो आपके एजुकेशन सिस्टम में जो आपका क्लास सिस्टम है, लॉरेंस कॉलेज मरी, दूसरा कहां है? मेरा ख्याल में शिमला में है, इंडिया में, आई गेस सो, ठीक है, शिमला में। या आर्मी बर्नहॉल कॉलेज एबटाबाद इनके करीब है, हरिपुर। या जो है ना वो हो गए जो इलीट सुपर इलीट कॉलेजेस है, एचएसएन को देख लें, कराची ग्रामर स्कूल को ले ले, केजीएस लाहौर ग्रामर स्कूल। ये क्या है? कॉलोनियल मेंटालिटी। तो इसमें आपसे सवाल पूछा गया है कि क्या कॉलोनियल मेंटालिटी जो है वो पाकिस्तान के ग्रोथ को इंपैक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा?
सिर्फ हमने इस तरह, अभी हमने बीकन हाउस या हमने सुपर एलीट स्कूल्स की बात की या हमने ब्यूरोक्रेसी की बात की, इस तरह के एक दो एग्जाम्पल आपने उसी टाइम जहन में बना लेने हैं और आपका पूरा सेंटेंस, आपका पूरा टॉपिक क्रैक हो जाएगा। उसी के बेस पर फिर आप नीचे अपने आउटलाइन बनाएं और शुरू करें अपना ऐसे। सो द फर्स्ट थिंग इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऐसे, एंड फॉर दैट माय डियर फ्रेंड्स यू शुड नो कि उसमें आपसे क्या मांगा गया है, नंबर 1, और नंबर 2 पे आप टाइप्स ऑफ ऐसे जो है ज्यादातर सीएसएस में भी हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा उस पर जो ना वो करेंगे। ज्यादातर सीएसएस में या पीएमएस में 2 तरह के एसेस होते हैं, टॉपिक्स। कौन कौन से? आर्गुमेंटेटिव, हाँ, डिस्क्रिप्टिव। आर्गुमेंटेटिव और डिस्क्रिप्टिव पहले होते हैं, फिर उसके बाद एक्सपोजिटरी होता है। और एक और भी होता है, कौन सा? नैरेटिव ऐसे। नैरेटिव किसी ने लिखा है आज तक? सबसे मुश्किल ऐसे नैरेटिव ऐसे नहीं, वो वाला नहीं, सीएसएस में वो तो कायद आज़म वाला जो है ना, वो कहानी दूसरी है, माई स्कूल और वो वाली। फॉर एग्जाम्पल द एब्जेक्ट फॉल ऑफ ढाका, अब इस पे जरा ऐसे लिखो तो नैरेटिव होगा, इसमें आप कहानी सुनाओगे। बॉयज में से किसने मूवी देखी है तो शॉशैंक रिडेम्पशन देखी है हमने? उसमें पूरी मूवी किस चीज पे है? नरेशन कर रहा है एक बंदा, कौन? मॉर्गन फ्रीमैन। क्या बोल रहा होता है कि 1966 में पहली बार आया, नहीं 1949 में है, 49 में आया, फिर इसने ये किया वो किया जेल में, फिर 1966 में जेल से भागा। नरेट कौन कर रहा होता है? नरेटर। यू बेसिकली एक्ट एज ए नरेटर इन दैट एसे। That is the most difficult essay. जी हाँ बिल्कुल ठीक है। सो बेसिकली यू नरेट द थिंग, पर हम जो है ना वो बात करेंगे सबसे पहले 2 उस पे है जी। कोई सवाल हो आप लोगों का? कोई नहीं? अच्छा, अंडरस्टैंडिंग पे अगर एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, इसमें इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह जब मिलेंगे तो मैं आपको पेपर्स जो है ना वो दूंगा, उसमें फिर पॉइंट आउट करेंगे, उस पर एक एक्सरसाइज हम करेंगे कि हमने किस तरह इसको क्रैक करना है। सिंपल रिलैक्स माइंड के साथ हमने उस पर मेहनत करनी है। फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल वार्मिंग, ये जो अभी हमने चलो जी, अच्छा एक और मसला है, देखो ना, जब 10 पेपर्स में 10 एसेज आते हैं ना, उसमें क्या होता है कि जब हमने पूरा साल पढ़ाई की होती है किस पे? ग्लोबल वार्मिंग की, पाकिस्तान इकोनॉमी, या इस तरह बड़े बड़े टॉपिक्स जो हैं, तो जैसे ही जे नजर आता है तो बस जी कहानी खत्म हो गई, मिल गया। और कौन भी अगर कोई करीब हो, ग्लोबल वार्मिंग आया हुआ है, तो सारे जो है ना वो छत्ता यहां पर बना लेते हैं। 90% ऑफ द स्टूडेंट्स अनफॉर्चुनेटली। क्यों? अच्छा, उसी टॉपिक इसी में नीचे आया होगा, फॉर एग्जाम्पल एटीट्यूड ऑफ इंडिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल 9वें नंबर पर ये क्या है? इधर आके जो है ना वो, हालांकि ये इससे बहुत आसान है, लेकिन क्यों? क्योंकि क्रिएटिव राइटिंग नहीं होती, लिखने की प्रैक्टिस नहीं होती, सोचने की जो है ना वो सलाहियत जाके टिकटॉक में लगी होती है सारी। टेलिंग यू द ट्रूथ, ये सबसे आसान है।
मैक्सिमम स्टूडेंट्स, मैक्सिमम मींस के 90% स्टूडेंट्स किस चीज से स्टार्ट लेंगे? ग्लोबल वार्मिंग के कॉजेज से। ग्लोबल वार्मिंग क्या चीज है? गैसें ऊपर जाती है तो वो जो है ना वो ऊपर बादल बना लेते हैं और नीचे जो है ना वो तबाही फेर लेते हैं, ठीक है। ये ऐसे इस चीज पे है डियर स्टूडेंट्स कि ग्लोबल वार्मिंग जो कि ये मफरूजा है, ये आपकी नजर में हकीकत है या एक अफसाना? दैट्स इट। तो आपने इसको तो जानते हैं, लेकिन इसके इंपैक्ट्स क्या है? सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट्स क्या है? इन्वायरमेंटल चेंजेस ये क्या लेके आए है कि जिसके बिना पे आप ये मान रहे हो कि ये एक हकीकत है या ये एक अफसाना है। सिंपल इज दैट। सो ये भी बहुत बड़ा जरूरी पॉइंट है कि आप लोगों ने एब्रप्टली डिसाइड नहीं करना कि भाई आपको तो टॉपिक मिल गया है, नाउ यू आर गोइंग टू राइट ऑन दिस। नो, यू हैव टू वेट 5 से 6 मिनट या 10 मिनट अगर आपके ज़ाया भी होते हैं तो वो उससे बेहतर है कि आप जल्दी में कोई डिसीजन ले ले और आप ऐसे फेल कर लें।